तो प्यारे बच्चे कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस के मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सीधा सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, वीडियो जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला था, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं जितने सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सोशल साइंस का सब्जेक्टिव, तो बिल्कुल जो सीधा सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो वीडियो को करते हैं शुरुआत। लेकिन इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको रबी और खरीफ फसल के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम लोग को किस तरीके से आंसर लिखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जो एग्जाम में जाकर के अच्छे तरीके से लिखिए, ठीक है, राइटिंग वगैरह जो है सब कुछ बैठा करके लिखिए, तब आपका जो एग्जामिनर है यानी कि जांचने वाले जो टीचर हैं काफी आपका, तो इसके लिए आपको जो एक भी नंबर नहीं काटेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि खरीफ फसल किसको बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस फसल की बुआई जून जुलाई के महीने में किया जाता है और कटाई अक्टूबर नवंबर में जो है कर लिया जाता है, तो उस फसल को हम लोग कौन सा फसल बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं। ठीक है, में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि धान हो गया, सोयाबीन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो ये सब जो हमारा है क्या है? खरीफ फसल है, क्योंकि इनका जो बुआई है वो जून जुलाई के महीने में किया जाता है और कटाई जो है नवंबर और अक्टूबर के बीच जो है कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें रबी फसल की, तो रबी फसल किसको हम लोग बोलते हैं? तो कह रहे हैं कि जिस फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में किया जाता है और कटाई जो है मार्च अप्रैल के दिनों में कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस फसल को हम लोग बोलते हैं रबी फसल। जैसे अगर हम बात करें तो देखो गेहूं हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, तो ये सब जो फसल है हमारा क्या है? तो रबी फसल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो आपका खरीफ फसल है और रबी फसल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो इन क्वेश्चन को आप आईजीटी जाकर के एग्जाम में लिख देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है हमारा एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कि बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारक को लिखें। आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो सबसे पहले बहुत ही ज्यादा वन था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वन का धीरे धीरे कटाई हो रहा है। ठीक है, तो वन के विनाश का जो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको 2 कारण बताना है कि किस कारणों की वजह से वन का जो विनाश है वो धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बिहार में वन के विनाश के 2 कारक जो है वो निम्न है। उसके बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए नंबर 1 में क्या है कि बिहार में कृषि भूमि के विस्तार के लिए, यानी कि आप सभी को पता है कि बिहार में जो भी जितने सारे लोग हैं तो उनका आधार कृषि ही है, तो उस कृषि के विस्तार के लिए यानी कि कृषि को अच्छे पैमाने पर करने के लिए अंधाधुंध वृक्षों की कटाई जो हो रही है, क्योंकि उनको कृषि जो यानी कि खेती जो है करना है। ठीक है, तो खेती कहाँ करेंगे? तो जहाँ पे वन भी है तो वन को भी काट करके खेत बनाया जा रहा है। ठीक है, कि वृक्षों की जो है अंधाधुंध कटाई हो रही है और भारी संख्या में जो वृक्ष काटे जा रहे हैं। ठीक है, इससे वन का जो एक विशाल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कहने का मतलब जहां जहां पे जंगल था, जहां जहां पे वन था, तो वन जो एकदम धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो कृषि वाले क्षेत्र जो बनाया जा रहा है तो ऐसे में तो वन गायब होएगा ही ना। आइए नंबर 2 में हम लोग क्या लिखेंगे कि निर्माण क्षेत्रों के विकास के लिए असंख्य पेड़ काटे जा रहे हैं, जैसे कि भवन निर्माण हो गया, कल कारखाना हो गया, ठीक है, और उद्योग धंधा हो गया। तो इन सब के विस्तार के लिए जो है विनाश हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एकदम अंधाधुंध जो है वनों की कटाई किया जा रहा है। ठीक है, इन सब चीजों को लगाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, एग्जाम में जाकर के आप अच्छे तरीके से लिख दोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 में क्या बोल रहा है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को लिखे। देखो हम लोग को क्या करना चाहिए कि जल को जो कम से कम प्रदूषित होने देना चाहिए। ठीक है, मतलब होने तो देना ही नहीं चाहिए, तो नियंत्रित करने के लिए उपायों को लिखें, यानी कि जल को प्रदूषित नहीं करना है, इसके जो कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे कि जल प्रदूषित रोकने के लिए यहाँ पे जो है मुख्य निम्न उपाय है। ठीक है, चलिए तो नंबर 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नंबर 1 में क्या है कि शहर या नगरों का मल, जैसे कि आप सभी को पता है कि शहरों में क्या करते हैं कि लोग लेटरिन वगैरह बना करके रखते हैं, तो शहर या नगरों के मल जो होते हैं वो नालियों के पानी को नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो कर देते हैं। ठीक है, नालियों के सहारे नदी में जो भेज देते हैं। ठीक है, तो वो जो चीजें, इससे क्या होता है कि नदी में जितने सारे जल होते हैं वो प्रदूषित हो जाते हैं। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को जलाशयों एवं नदियों में नहीं गिरने देना चाहिए, क्योंकि नदी का पानी जो एकदम बिल्कुल गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। नंबर 3 की बात करें तो तालाबों एवं खेतों में कम से कम कीटनाशक दवाइयों का जो छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, ताकि पानी जो हमारा सुरक्षित रहे। और नंबर 4 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जल प्रदूषण ना करने के लिए लोगों को जागरूक करना भी जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मान के चलिए अगर हमें 2 आदमी को पता है कि जल प्रदूषण जो है नहीं होने देना है, तो अगर हम अगला 2 आदमी को बताएंगे तो ऐसे में जल का जो प्रदूषण है वो काफी कम मात्रा में होगा। ठीक है, तो लोगों को इसके प्रति जो जागरूक भी जो जरूर करना है कि आपको जो जल प्रदूषित नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है तो वो स्वच्छ जल का जो है सेवन करे, तो इसके लिए हम लोग क्या करना है कि जल को अच्छे तरीके से बचा करके रखना है, प्रदूषित होने से बचाना। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे लिखना है, तो देखिए ध्यान से, हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों से जो शुरू हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि गेहूं के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुआ था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी आ जाएगा कि हरित क्रांति में कौन से फसल का वृद्धि हुआ था, तो आपको बताना है कि गेहूं का। ठीक है, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक
ठीक है, MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि भारत में जो हमारा हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है कि MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज कि हरित क्रांति में हमको पता है कि गेहूं का जो एकदम काफी ज्यादा जो अच्छा उपज हुआ था, तो उपज जो हुआ था तो उसका जो क्या कारण था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हरित क्रांति में उपज की वृद्धि के लिए मुख्य कारण जो है निम्न था। पहला क्या था कि उत्तम उर्वरक था, दूसरा उत्तम सिंचाई था, उत्तम बीज भी था, आधुनिक तकनीक वहाँ पे था। ठीक है, और साथ ही साथ बिजली की जो व्यवस्था था, यानी कि सारा कुछ जो वहाँ पे था, तो इस वजह से वहाँ का जो है पैदावार एकदम काफी अच्छे तरीके से हुआ था, यानी कि गेहूं का जो उत्पादन एकदम काफी तगड़ा तरीके से हुआ था, जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये चीज आपको जाकर के एग्जाम में एज इट इज लिख देना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि खनिजों के संरक्षण मतलब होता है कि उसको एक से बचाना। ठीक है, और प्रबंधन मतलब होता है कि उसका जो उपयोग जो एकदम अच्छे ढंग से करना। ठीक है, तो खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हो, तो देखिए खनिज जो है क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब है कि इसका जो उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कोयला है, तो कोयला का उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर सकते, ये खत्म होने वाला संसाधन है। ठीक है, तो खनिज जो है क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है, इसकी मात्रा सीमित है, सभी को पता है कि इसकी मात्रा सीमित है, ये खत्म होने वाला संसाधन है। इसका पुनर्निर्माण जो है असंभव है, होता है काफी बहुत दिनों के बाद होता है। खनिज उद्योगों का आधार है, तो औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी उतना जो खनिजों का इस्तेमाल कोई कर रहा है तो वो चीज़ें गलत है, उस पर जो संरक्षण लगाइए और उस पर जो प्रबंधन लगाइए। संरक्षण कहने का मतलब कि उसको अच्छे तरीके से बचाइए, प्रबंधन कहने का मतलब उसका उपयोग जो एकदम मतलब हिसाब से कीजिए। ठीक है, यदि खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी जो ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। ठीक है, अभी भी हम लोग के पास उतना सारा बहुत खनिज है जो कि आने वाला पीढ़ी भी जो आसानी से उसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमको करना क्या पड़ेगा कि खनिज को जो अच्छे तरीके से संरक्षण करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका जो प्रबंधन करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं कि मनमानी से जितना मर्जी खनिज है उसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो चीज़ें गलत है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको इस तरीके से जाकर के लिख देना, आपको जो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो जो आपको जो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, इसमें जितने सारे मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर वाकई में समझ में आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड देन अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।